गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, अपन आज कैटालिस्ट का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस, जिसको अपन हिंदी में बात करें तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कह सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस मतलब इसमें जो कैटालिसिस होगा वो किसके बेसिस पे होगा? शेप के बेसिस पे होगा। ठीक है, मतलब जो कैटालिस्ट होगा वो एक फिक्स शेप को, डेफिनेट शेप को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उनकी जो रिएक्शन होगी उसको क्या करेगा? कैटलाइज करेगा। हिंदी में अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो कैटालिस्ट होगा वो सभी अभिकर्मकों को उत्प्रेरित नहीं करेगा। जो कुछ अभिकर्मक होंगे उनमें आकार के आधार पर उत्प्रेरक सबसे पहले चयनित करेगा उन अभिकर्मकों को जो आकार के हिसाब से उत्प्रेरण लायक है और फिर उनको उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, तो जब भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब भी सिलेक्शन की बात आती है, ठीक है, जब भी सिलेक्शन की बात आती है तब वहां पर हमेशा क्या होते हैं? मोर देन 2 होते हैं। हमेशा जहां पर भी सिलेक्शन की बात आएगी वहां पर क्या होंगे? मोर देन 2 होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपको आईआईटी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज मिलता है वो कैसे मिलता है? आफ्टर सिलेक्शन मिलता है, सिलेक्शन के बाद मिलता है। तो सिलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, उससे ज्यादा विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की बात आती है तब वहां पर हमेशा क्या होगा? सिलेक्शन होगा। उसी तरीके से यहां पर भी सिलेक्शन वर्ड बेटा यूज किया गया है तो सिलेक्शन का मतलब हो जाएगा कि यहां पर काफी सारे रिएक्टेंट होंगे, काफी सारे अभिकर्मक होंगे, लेकिन उनमें से कुछ अभिकर्मकों को ही उत्प्रेरित करेगा। बट in many of the reactants, some reactants are catalyzed by the catalyst. ठीक है, this type of catalysis is known as self selective catalysis. बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो देखो इसको पहले समझते हैं कि when it work, पहले क्या बात करते हैं? when it work by self selective catalysis कब काम करेगा, है ना? क्या हर जगह काम करेगा या किस तरीके के केसेस में ये सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस वर्कआउट करेगा? तो इसके लिए समझना, अपन के पास एक कंटेनर है, इसमें ए रिएक्टेंट भी है, बी रिएक्टेंट भी है, सी रिएक्टेंट भी है, डी रिएक्टेंट भी है। ठीक है, मान लिया यहां पर मैं कह रहा हूं क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट है। क्या है? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट है। क्या चीज है? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पर मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट है। तो अब हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि A प्लस बी रिएक्ट करके क्या दे दें? अपना प्रोडक्ट दे दें। पॉइंट समझ गए? ठीक है, तो इस मिक्सचर में से जो ए और बी है आपस में रिएक्ट कर जाए और क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्ट दे दें। तो दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? ए एंड बी सेपरेटेड। ए और बी को क्या करो? सेपरेट आउट फ्रॉम द मिक्सचर
पॉइंट समझ में आ रहा? तो क्या कि ए और बी को बेटा क्या कर लो, सेपरेट आउट कर लो, ठीक है। दूसरा इसी में पॉइंट क्या आ जाएगा कि देन allow to react A and B, और उसके बाद A और B की रिएक्शन होने दो, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हो गया। कौन सा मेथड हो गया? फर्स्ट मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या हो जाएगा बेटा, समझना। सेकंड मेथड हो जाएगा क्या कि अपन शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का यूज करें। किसका यूज करें? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का यूज करें। किसका यूज करें? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का। कैसे यूज करेंगे? देखिए कि अपन मान लीजिए इसका साइज 50 है, इसका 50 है, इसका 60 है साइज, और इसका भी 60 है। तो अपन क्या करते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, मैं इसको कह दे रहा हूं एसएससी। एसएससी का मतलब सभी को समझ में आ रहा है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। डाल दिया कितने साइज का? 50 साइज का। तो जब 50 साइज का डाल देंगे तो आपको पता है कि ये इसमें एडसॉर्ब हो जाएगा, ये भी इसमें एडसॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सी और डी इसमें एडसॉर्ब नहीं होंगे। तो आपने अपनी मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो कैटालिस्ट की सरफेस पर बेटा कौन कौन प्रेजेंट हो जाएगा? ए और बी। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो कैटालाइज इजीली हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया कि शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का यूज कब करना है, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। दूसरी बात अगर बोली जाए बोर्ड के लिए, बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये बोर्ड एस्पिरेंट के लिए, जो बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक अत्यंत उपयोगी है। अब बात करते हैं फिर से कि शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है। एक नंबर में इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जियोलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जियोलाइट, या इसको कह सकते हैं ZSM5। क्या कह सकते हैं इसको? जियोलाइट या ZSM5, ठीक है। ZSM का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलाइट ऑफ सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी। जनरली कोई पूछता नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, इसका फुल फॉर्म कोई पूछता नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए है कि भाई कोई अगर आपसे पूछ दे कि ZSM का मतलब क्या होता है, जियोलाइट ऑफ सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 लिखा गया, 50 लिख देते तो पोरोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? 50 हो जाती है। 100 अगर लिख देते ZSM 100, तो इसका मतलब हो जाता है जियोलाइट ऑफ सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 100, ठीक है। तो ये एग्जांपल की बात आ गई, ठीक है। अब जियोलाइट के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में अपन बात करते हैं? जियोलाइट के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? इट इज अ माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या है? इट इज अ माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। क्या है ये एक एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसके अंदर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब आपको पता है स्मॉल, और पोरस का मतलब क्या हो गया? पोर्स। मतलब कह सकते हैं कि जो जियोलाइट होता है ये क्या है? एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसके अंदर
छोटे छोटे छिद्र होते हैं या रंध्र होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इट इज अ सब्सटेंस, chemically substance aluminosilicate which contains so many small pores। ठीक है, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बात करते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा भाई एल्यूमिनोसिलिकेट क्या है। तो देखो एल्यूमिनोसिलिकेट बेटा क्या होता है समझना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड क्या है एल्यूमिनो और दूसरा क्या है बेटा सिलिकेट। राइट, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। मतलब अब सिलिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको बताया था या आपको पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने सिलिकेट्स पढ़े हुए थे। राइट, पढ़े हुए थे सिलिकेट्स। मतलब सिलिकेट्स क्या होते हैं, अगर सिलिकेट्स की बात की जाए, सिलिकेट्स क्या होते हैं बेटा, साइक्लिक चेन ऑफ SiO2, चाहे साइक्लिक चेन कह लो या लॉन्ग चेन कह लो, लॉन्ग चेन ऑफ SiO2। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब यहां पर बात करते हैं SI की बेटा वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता कितनी होती है। SI कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। जनरली कार्बन की वैलेंसी B+ में दिखाई जाती है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी B+ में होती है। तो जनरली क्या कह सकते हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी +4 होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, SI is replaced by एल्यूमिनियम। जो सिलिकॉन होता है उसकी जगह पर बेटा क्या रख दिया जाता है, सिलिकेट्स में सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स सिलिका इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इन द सिलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है, सिलिकेट स्ट्रक्चर में सिलिका को किससे रिप्लेस किया जाता है बेटा, एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया जाता है। पॉइंट समझना। ठीक है, तो अपन ने देखी सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है +4। और बेटा अगर Al की बात की जाए तो Al की वैलेंसी कितनी होती है, नहीं पता, पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है कितनी, +3। बात समझ में आ रही। देखो जरा, अगर बेटा अपन एक सिलिका हटा के या एक सिलिकॉन हटा के एक एल्यूमिनियम को रखेंगे तो बताओ वैलेंसी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों, सिलिकॉन के पास +4 वैलेंसी थी, एल्यूमिनियम के पास में +3 वैलेंसी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कितने रिप्लेसमेंट से, एक रिप्लेसमेंट से। ठीक है, ड्यू टू वन रिप्लेसमेंट, ड्यू टू वन रिप्लेसमेंट वन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, कह सकते हैं एक रिप्लेसमेंट की वजह से कितना पॉजिटिव चार्ज कम हुआ बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। ठीक है, तो खुद सोच के देखो, अगर n रिप्लेसमेंट करते हैं, कितने रिप्लेसमेंट करते हैं, n रिप्लेसमेंट करते हैं तो कितना चार्ज कम हो जाएगा, n चार्ज कम हो जाएगा। सो ड्यू टू n रिप्लेसमेंट, ड्यू टू n रिप्लेसमेंट प्लस n चार्ज डिक्रीज, कितना चार्ज डिक्रीज हो जाएगा बेटा, +n चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज को
मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी to maintain the electrical neutrality, generally monovalent metal is also introduced। ठीक है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम एकल संयोजी धातु को भी सिलिकेट्स में ऐड कर देते हैं। अब समझना, इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन ये आएगा बेटा आपके दिमाग में कि सर कितने मोनोवैलेंट को ऐड करना पड़ेगा, यही तो बात है। तो अब ये सोचो बेटा, मोनोवैलेंट मेटल को ऐड क्यों किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। यही तो बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ही तो उसको ऐड किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज कम होंगे उतने ही मोनोवैलेंट मेटल हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो, एन अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो कितना चार्ज कम होगा बेटा? एन चार्ज कम होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एन एटम्स ऑफ मोनोवैलेंट मेटल ऐड। बोलिए भाई, अगर एन पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो +1 चार्ज वाले कितने मेटल्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? एन। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लिया 4 तुमने सिलिकॉन को हटाया तो कितने पॉजिटिव चार्ज कम हुए बेटा? +4 कम हो गया। अब +4 कम हो गया, अगर +1 वाले डालोगे तो कितने डालने पड़ेंगे? 4 डालने पड़ेंगे। और अगर +2 वाले डालोगे तब कितने डालने पड़ेंगे? 2 डालने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसी फॉर्मूले को समझना। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एन एक्स Al O2 X Si O2 and dot Y H2O। अब ध्यान से, यहां पर एन मत करो, यहां पर एक है। ठीक है, अब देखो SiO2 के कितने मॉलिक्यूल्स थे? ए मॉलिक्यूल्स थे। उसमें से अपन ने एल्युमिनियम को रिप्लेस किया तो कितने एल्युमिनियम ला दिए? एक्स एल्युमिनियम ला दिए। तो कितने रिप्लेसमेंट हुए? एक्स रिप्लेसमेंट हुए। तो कितना पॉजिटिव चार्ज बेटा कम होगा? एक्स पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्या होगा? एक्स पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो मोनोवैलेंट कितने लाने पड़ेंगे? जितना पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। तो कितने पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था? एक्स। तो यहां पर क्या ला दिया? एक्स मोनोवैलेंट एटम ला दिए। अब समझना, यहां पर एम क्या है बेटा? मोनोवैलेंट एटम। क्या है? मोनोवैलेंट एटम। इतनी बात समझ में आ रही? अब अगर बात किया जाए डाइवैलेंट एटम का रिप्लेसमेंट किया जाए, डाइवैलेंट एटम को इंट्रोड्यूस किया जाए, तब देखो क्या होगा। एम x/2 AlO2 X SiO2 A dot
YH2। भाई अब अगर X एल्युमिनियम लाए तो पॉजिटिव चार्ज कितना कम हो जाएगा X। अब डाइवैलेंट है तो मान लो हमने 10 लाए, ठीक है, X की वैल्यू अपन 10 मान लेते हैं, तो 10 लाए तो कितना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, 10 पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब 10 पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए +2 वाले कितने मेटल चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे, तो X/2 कर दिया, ठीक है। अब इसको जनरल देख लेते हैं, कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। N X/N AlO2 X SiO2a डॉट YH2। ये 2 क्यों था, क्योंकि इस पे चार्ज था, यहां पर X/1 था, कह सकते हैं X/1, तो 1 क्यों था, क्योंकि मोनोवैलेंट था। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जनरल N क्या है, N इक्वल्स टू वैलेंसी ऑफ मेटल, ठीक है। यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, बस इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म। देखिए अब लास्ट पॉइंट एक बचता है, व्हाट इज द यूज ऑफ ZSM, कहां पर अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है, आपको समझना इसमें नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है कि जब आप अल्कोहल से क्या बनाते हैं, अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी जनरली क्या बात करते हैं, पेट्रोलियम, क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉइंट समझना, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब हो गया पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, CNG, LPG, मतलब जो भी अपन यूज करते हैं इन सब का पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं। तब यहां पर अपन क्या यूज करते हैं कैटालिस्ट के तौर पे, ZSM5। ये किसकी तरह काम करता है, कैटालिस्ट की तरह। अब देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फाउंडेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फाउंडेशन के रिगार्डिंग आपसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है इस पूरे रिएक्शन में कि अल्कोहल हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो कौन सा एंजाइम लगता है, ZSM5, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला जा सकता है उसके फॉर्मूले पे कि अगर मान लीजिए कि हमें जियोलाइट बनाना है, हम उसमें डाइवैलेंट का यूज करते हैं, तब क्या फॉर्मूला हो सकता है, मोनोवैलेंट का यूज करते हैं तब क्या फॉर्मूला हो सकता है, और कोई और एक ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं जिसकी वैलेंसी X हो या N हो, तब फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, सिलिकेट्स में सिलिका को रिप्लेस करके एल्युमिनियम लाया जाता है और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई एक मेटल लाया जाता है, ठीक है। यहां तक आपका कैटालिस्ट खत्म हो चुका है। अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें डाउट्स बताएं, उसके डाउट्स वहीं सॉल्व किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।